विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे थे हम लोग। उसमें आर्टिकल कर रहे हैं 1 by 1। ठीक है, आज जो नंबर है हमारा वो पार्ट 4 का 36 से आगे, हमने 36 से स्टार्ट करने आर्टिकल। तो सबसे पहला काम मैंने कहा, बुक में जाने से पहले आर्टिकल को क्रमबद्ध तरीके से याद कर लीजिए कि 36वां क्या कहता है, 37वां क्या कहता है, 38वां क्या कहता है। बाद में उसके बाद चैप्टर्स पे जाएंगे हम, बुक बाद में करेंगे, या जो भी लेक्चर होंगे वो बाद में होंगे। पहले आर्टिकल याद कर लीजिए। तो इस समय हम कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में क्या है, डीपीएसपी है। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अब आर्टिकल 36 क्या कहता है? तो आर्टिकल 36 ये कहता है कि इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य का वही अर्थ होगा जो भाग 3 में है। यानी इन दिस पार्ट, यानी इन पार्ट 4, अनलेस द कंटेक्स्ट otherwise requires the state has the same meaning as in part 3। और अगर मैं पार्ट 3 में जाऊं तो जब हम आर्टिकल 12 पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने स्टेट की डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में यहां पर पार्ट 3 में और पार्ट 4 में स्टेट शब्द का प्रयोग करेंगे तो स्टेट का मतलब होगा यहां पर, यानी द स्टेट इंक्लूड्स नंबर 1 the government and the parliament of India, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। वन इज स्टेट का मतलब नंबर 1 पर क्या बोलेंगे हम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। दूसरे नंबर पे हम बोलेंगे द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, यानी राज्य सरकार और वहां का लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल। पहले नंबर पे हमने बोला भारत सरकार और संसद, दूसरे नंबर पे हमने बोला राज्य सरकारें और वहां के विधानमंडल। तीसरे नंबर पे हम बोलते हैं क्या, लोकल और अदर अथॉरिटीज। तीसरे नंबर पे, तीसरे और चौथे नंबर पे बोलते हैं, वैसे तीसरे नंबर पे लोकल अथॉरिटीज और चौथे नंबर पर अदर अथॉरिटीज। इतना समझ में आ गया? यानी तीसरे नंबर पे हम बोलते हैं क्या, तीसरे नंबर पे क्या, प्रत्येक राज्य की सरकार, ये राज्य क्षेत्र की भारत सरकार, स्थानीय अधिकारी क्या बोलते हैं तीसरे नंबर पे, स्थानीय अधिकारी, और चौथे नंबर पे बोलते हैं अन्य प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारी और चौथे नंबर पर अन्य प्राधिकारी। तो स्टेट जब भी आपसे पूछेगा तो यहां पर तीसरे पार्ट में और चौथे पार्ट में आपने स्टेट का मतलब अपने आप निकाल देना है, भारत सरकार और संसद, राज्य सरकारें और वहां के विधानमंडल, तीसरा स्थानीय प्राधिकारी और चौथा अन्य प्राधिकारी। अब ये क्या होते हैं ये एक्सप्लेन कराऊंगा अभी मैं आगे चल। ठीक है, आर्टिकल 37 कहता है कि इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, यानी एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल कंटेन्ड इन दिस पार्ट, यानी पार्ट 4, यानी इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध, पहले ही बोल दिया कि इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। पहले इसको समझ लीजिए, यानी द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस पार्ट शैल नॉट बी इन्फोर्सिएबल बाय एनी कोर्ट, बट द प्रिंसिपल देयरिन लेड डाउन एंड nevertheless fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws। पहले ही बोल दिया है कि आप इस भाग में कुछ भी लिखा हो, इनको लेकर आप न्यायालय में नहीं जा सकते। इसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ। इसमें तो अगर आप मेरे से पूछें तो आर्टिकल 41 में यह भी लिखा हुआ कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने का, काम मिल गया आपको क्या भाई? आप पढ़ लिख गए, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, किसी ने पीजी कर लिया, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, तो काम मिल गया क्या? नहीं मिला ना। काम पाने का, शिक्षा पाने का। अब शिक्षा भी अब आप चाह रहे थे आईआईटी करना, मिल गई क्या? नहीं मिली। आप डॉक्टर बनना चाह रहे थे, मिल गया? नहीं मिला। भाई मेरिट के आधार पे तय हुआ, ठीक है, शिक्षा पाने का। आर्थिक बेकारी, बुढ़ापा, आप कहीं देखते होंगे अगल बगल कई लोग बेकार घूम रहे हैं, क्या उनको कुछ मिल रहा है? बेकारी भत्ता मिल रहा है क्या? बुढ़ापे में तो चलो वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, और वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है तो क्या उस वृद्धावस्था पेंशन से वो अपना जीवन निर्वाह कर पा रहा है? और अगर जीवन निर्वाह नहीं कर पा रहा है तो क्या आप इसको लेके कोर्ट में जाओगे? कोर्ट लेगा ही नहीं इसको, क्योंकि आर्टिकल सीधे सीधे लिखा हुआ 37 में कि इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध
जितने भी यानी द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस पार्ट शैल नॉट बी इन्फोर्सिबल, शैल नॉट बी इन्फोर्सिबल बाय एनी कोर्ट। आप किसी न्यायालय में नहीं जा सकते इसको लेकर, ठीक है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। किंतु फिर भी, किंतु लगाकर बोला, फिर भी इस अधिकथित तत्व, इसमें अधिकथित तत्व, अब इसको याद रखना, देश के शासन में मूलभूत हैं, देश के शासन में मूलभूत हैं, और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अब विधि बनाना किसका काम है? संसद का। यानी विधायिका का पहला काम जो होता है लॉ मेकिंग होता है, चाहे वो संसद हो चाहे वो विधानमंडल हो, उसका पहला काम क्या है? विधि बनाना, लॉ मेकिंग। इतना समझ में आ गया? विधि बनाते हुए इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि वेलफेयर स्टेट की स्थापना करनी है, क्योंकि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है। साफ साफ लिखा हुआ आगे चलकर कि कल्याणकारी राज्य अगर आपको बनाना है तो आप इनको फॉलो करो। तो ये इसको रखा क्यों गया था भाई पार्ट 4 को? इसीलिए रखा गया था कि अगर कल्याणकारी राज्य बनाना है तो जो विधायिका है हमारे देश की, यानी संसद हो, विधानमंडल हो, विधि निर्माण करते समय इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। अब एक चीज ध्यान में रखो, जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर और आज तक जितनी योजनाएं हैं, जितने भी कानून हैं, उनको अगर आप मैच करोगे, किसी ना किसी आर्टिकल से मैच करेंगे। क्या करेंगे? किसी ना किसी आर्टिकल से मैच करेंगे। अब वो कैसे कैसे मैच करेंगे वो मैं तो डिटेल में बताऊंगा आगे चलकर। अभी तो हम सिर्फ आर्टिकल पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, क्योंकि सारा अगर एक साथ याद करते हैं तो कुछ भी याद नहीं कर होता है ना। ग्रैस्प ऑल एंड लूज ऑल, तो वो नहीं करना है। चरण होते हैं इसको पढ़ने के। पहला चरण ये है कि पहले सिर्फ मोटा मोटा पढ़ो, उसके बाद डेप्थ में तब जाना हम। तो इतना समझ में आ गया कि द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस पार्ट शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट बट द प्रिंसिपल देयरइन लेड डाउन एंड nevertheless fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws। इतना समझ में आ गया। उल्टा पूछेगा किस आर्टिकल में लिखा हुआ? 37 में लिखा हुआ। किसमें लिखा हुआ? ये सब कुछ किसमें लिखा हुआ? 37 में लिखा हुआ। अब आते हैं 38 में। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, यानी स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। इसमें बोला गया है कि द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टिवली एज इट मे अ सोशल ऑर्डर इन विच जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल शैल इन्फॉर्म ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द नेशनल लाइफ। यानी राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन के सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि करने का प्रयास करेगा। बहुत अच्छी बात लिखी है। और ये जो राज्य के नीति निषेध तत्व लिए हमने, किस देश के संविधान से लिए? आयरलैंड के संविधान से लिए। समझ में आया? तो ये क्या बोलना चाह रहा? जो हमने प्रेम्बल में पढ़ा था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, क्या पढ़ा था हमने? We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political। बोला था liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship। बोला था equality of status and opportunity। ये सब चीजें बोली थी ना। वो कहां पर दिख रहा हमें फिर दोबारा कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, या राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है ना, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना, संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। अगली बात जो इसी आर्टिकल में बोली 38 के 2 में, वो ये बोली द स्टेट शेल इन पर्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम, इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड एंडेवर to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities, not only amongst individual but also amongst group of people residing in different areas or engaged in different occasions। यानी राज्य विशिष्टतया खास बोला उसने। राज्य समझ गए ना किसके लिए बोल रहा हूं? राज्य की डेफिनेशन पहले दे दी। राज्य विशिष्टतया आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करे। कैसे करेगा यार आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास? बताओ तो।
बताओ भाई, टैक्स इंपोज करता है राज्य? कैसे करता है? अजी, अरे टैक्स इंपोज कैसे करता है? जो अमीर आदमी होगा उस पर ज्यादा टैक्स लेगा, जो गरीब आदमी होगा उससे कम लेगा, जो बहुत गरीब होगा उससे लेगा ही नहीं। हमारा आप उसी में आते हैं। किसमें? अरे आप आते होंगे, मैं तो टैक्स पेयर हूं, है ना। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप कम कमाते हैं, बहुत कम कमाते हैं, तो आप पे टैक्स नहीं पड़ेगा। एक लिमिट के बाद आपने अगर उससे ज्यादा कमाते हैं तो आप पे कुछ परसेंट टैक्स पड़ेगा, और कमाएंगे ज्यादा 5%, 10%, 20%, 30%, तो जो ज्यादा कमाएगा 30%। ड्रीम 11 जैसे में अगर 1 करोड़ जीत लिया तो 1 करोड़ से 30 लाख तुरंत कट जाएंगे, आपको 70 लाख रुपए मिलेंगे। क्या पड़ा? वो टैक्स पड़ा भाई। समझ में आ रहा है? अब तो खत्म कर दिया सरकार ने, अच्छा हुआ, जुआ वो खत्म हो गया। तो सरकार की किसी भी कार्य में क्या नहीं करनी है आपने इस तैयारी के दौरान? निंदा नहीं करनी है, भर्त्सना नहीं करनी सरकार के कार्यों की। हर जगह पर आपने क्या करना है? अच्छा किया सरकार, समर्थन करना है। समझ में आ गया? तो मैंने आपको बताया था कि आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूह के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। अवसरों की असमानता कम करने का प्रयास करेगा। अच्छा, कहीं ना कहीं जो अवसर दिए जाते हैं, जैसे माना मैंने बोल दिया कि रिजर्वेशन ही एक चीज, हमने ईडब्ल्यूएस को भी दे दिया क्योंकि उसके पास अवसरों की कमी थी, उसके पास धन नहीं था इतना, तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को हमने 10% दिया। ओबीसी को भी हमने दिया, अदर बैकवर्ड क्लास जो मुख्य धारा से अलग है। भाई आप तो बोलते हैं नहीं जी रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, आप तो यहाँ बैठ के शहर में बैठ के कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर कोचिंग लेते हुए बोल रहे हो ना कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। और उसका क्या जो ऊपर बैठा हुआ वो पहाड़ में, उसका क्या जो डेजर्ट में बैठा हुआ, उसका क्या जो मध्य प्रदेश के जंगलों में, अरुणाचल के जंगलों में बैठा हुआ, उसके लिए क्या है? जो नागालैंड के जंगलों में बैठा हुआ, क्या उसके लिए रिजर्वेशन नहीं होगा? हा? और आपके पास, आप इस पुरुष प्रधान समाज में आपके लिए सारे अधिकार, और उस बालिका के लिए जिस पर कई प्रतिबंध है, उसको क्या मिलना नहीं चाहिए अवसर? तो उन अवसरों की तलाश कैसे की जाएगी? रिजर्वेशन के माध्यम से दी जाती है, समान अवसर दिया जाता है। अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। इतना समझ में आ गया? ठीक। आर्टिकल 39, सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से, ये बड़ा लंबा आर्टिकल है भाई, पहले बता दूं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका अभी तक का जितना हमने पढ़ा। राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से, नंबर 1, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। क्या आप इस पक्ष में हो कि पुरुष का वेतन अलग होना चाहिए और महिला का वेतन अलग होना चाहिए? नहीं, इक्वल होता है। तो पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से, एक तो पहले जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त कराने का अधिकार हो, यानी स्त्रियों को भी तो जीविकोपार्जन का अधिकार है, और अगर उसको ऊपर लिखा हुआ है कि अवसर नहीं मिल रहा है तो उस अवसर की असमानता को कम करने का प्रयास करेगी राज्य। और वो कैसे भी करे, वो चाहे रिजर्वेशन देके करे, चाहे क्षैतिज आरक्षण देके करे, पर आपको अवसर देगी वो। इतना समझ में आया? दूसरा बोला गया, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। तीसरा बोला, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकर संकेंद्रण न हो। चौथा बोला, पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। यह सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है कि स्त्री और पुरुषों को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है। अगला 5वां बोला गया इसमें, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का और बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल ना हो। अगला बोला, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण, बालक में बालिकाएं भी आ गई, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और अल्प व्यय व्यक्तियों की शोषण से और नैतिक तथा आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए।
तो इतने 6 पॉइंट लिखे हुए हैं, कितने 6 पॉइंट आते हैं आपके आर्टिकल 39 में। इन 6 के 6 को आपको क्या करना है, पहले लर्न करना है कि द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट पॉलिसी टुवर्ड सिक्योरिंग, नंबर 1 इज दैट द सिटीजन men and women equally have the right to the adequate means of livelihood. Adequate means of livelihood, ये कीवर्ड है इसका, पहले वाले का 39 के 1 का, लाइवलीहुड की बात कर रहा है। नंबर 2, that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common goods. आप देखते होंगे यार, पीडीएस जानते हो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटाओ जैसे सामूहिक हित में सर्वोत्तम दूसरा साधन। पीडीएस का एक एग्जांपल ले सकते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का, कि सरकार जो आपको देती है ना अनाज, 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो, वो बहुत महंगा खरीदती है। क्या करती है, टैक्स के पैसे से खरीदते ही है, और जिनके पास नहीं है उनको देती है। जो खरीदने में सक्षम नहीं है, जो भुखमरी के कगार पर हैं, जो अंतिम पायदान पर पड़े हैं जो लोग, इतना समझ में आया। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए हितकारी संकेंद्रण न हो, यानी दैट द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डेट्रीमेंट। कॉमन डेट्रीमेंट मतलब संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी के पास तो पूरा का पूरा संकेंद्रण ऐसा हो जाए कि सब एक ही व्यक्ति के पास क्या हो जाए। समझ में आ रहा है। चौथा बोला उसने कि दैट देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वीमेन, यानी मैन और वीमेन को इक्वल वर्क के लिए इक्वल सैलरी दी जाएगी। अगला बोला दैट द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स मेन एंड वीमेन एंड द टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज्ड and at that citizen are not forced by economical necessity to enter vocations unsuited to their age or strength। बच्चों की सुकुमार अवस्था का भी ध्यान रखा गया, बालकों की, बालक बालिका दोनों आ गए, उसमें बालक लिखा हुआ लेकिन बालक बालिकाएं दोनों आ गई। पुरुष स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति की बात कही गई है। ठीक है, ये भी बोला गया कि आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल ना हो। भाई कई बार आर्थिक आवश्यकताएं ऐसी आ पड़ती हैं कि प्रोस्टिट्यूशन के लिए विवश हो जाते हैं लोग। समझ में आ रहा है। तो कहीं ऐसे उसमें रोजगार में ना जाना पड़े। कई बार ऐसे रोजगार में जाना पड़ता है जो कि उनके लिए बहुत ही, उनके जीवन के लिए बड़ा हानिकारक हो सकता है। कई बार स्मगलिंग कर लेते हैं लोग, मतलब गलत चीजों का गलत व्यापार करते हैं, तो वो ना होना पड़े, वो ना करना पड़े। तो किसमें का है, आर्टिकल 39 के 5 में का है। अगला 6 में कहा गया 39 के कि दैट चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज टू डेवलप इन द हेल्दी मैनर एंड इन कंडीशंस फॉर ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी, एंड दैट चाइल्डहुड एंड यूथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड अगेंस्ट मॉरल एंड मटेरियल अबंडनमेंट। ये ध्यान रखना, मॉरल एंड मटेरियल, ये 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है, मॉरल और मटेरियल, यानी नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। ये बड़े कीवर्ड्स हैं इसके। तो क्या ये कल्याणकारी राज्य बनाने की ओर अग्रसर नहीं कर रहे हैं? तो मैं ये कह रहा हूं कि जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की, जितने भी विधि जो लॉ बना रखे उन्होंने, उसमें ये मान के चलना, क्या मान के चलना कि वो किसी ना किसी आर्टिकल से मैच कर रहे हो। अगर वो जहां पर इन्होंने कहा है, क्या जैसे इन्होंने बोला कि पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का, बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े। तो भाई महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सारे अधिनियम बनाए सरकार ने। एक बना आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013, एक बना मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017, एक बना यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019, एक बना मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019, एक बना कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013। भाई आर्थिक आवश्यकताओं से विवश हैं तभी तो यौन उत्पीड़न हो रहा है कार्यस्थल पर। ऐसा ना हो उसके लिए कानून है कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013।
कठोर सजाएं हैं इसमें। अगला, महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005, डोमेस्टिक वायलेंस जिसको बोलते हैं, कि घर में ही हिंसा हो रही है। और हिंसा जरूरी नहीं है कि पति के द्वारा हो रही है, भाई के द्वारा, पिता के द्वारा, और किसी के भी द्वारा, किसी भी रिश्तेदार के द्वारा, किसी के भी विरुद्ध डोमेस्टिक वायलेंस का क्या किया जा सकता है? महिला के द्वारा। महिला को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए हैं। उसमें काफी बड़ा कानून, एक महत्वपूर्ण कानून ये भी है डोमेस्टिक वायलेंस वाला, एक 498 एक धारा। अगर कोई महिला ये शिकायत कर देती है कि मेरा ऐसा उत्पीड़न हो गया है, मानसिक उत्पीड़न, कि अब मेरा बस आत्महत्या करने का मन कर रहा है, तो पूरी बारात को वो जेल भिजवा सकती है। 498 ऐसी ऐसी धाराएं हैं कानून में। लेकिन ये मैंने कहा इससे परिचित नहीं है महिला, तो जब वो परिचित हैं तो फिर वो सशक्त है, और जब सशक्त हैं तो फिर क्या, महिला सशक्तिकरण का दौर है। इतना समझ में आया? आर्टिकल 39A बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। पहले तो यही याद करना पड़ता है भाई, एक लाइन, कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, आर्टिकल 39A। द स्टेट शैल सिक्योर that the operation of the legal system promotes justice on the basis of equal opportunity and shall in particular provide free legal aid by suitable legislation or schemes or in any other way to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities। इसको इतनी तेज नहीं पढ़ना है जितना मैं पढ़ रहा हूं, इसको आराम आराम से धीरे धीरे 1 by 1 वर्ड को समझते हुए आगे बढ़ा जाता है। तो मैं थोड़ा हिंदी में भी समझा देता हूं कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, और वह विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। अब भाई कोई व्यक्ति है, उसके पास न्याय प्राप्त करने के लिए पैसा ही नहीं है और वो कोर्ट में चला गया, तो क्या वो केस नहीं लड़ पाएगा? जज साहब से बोलेगा वो, साहब मेरे पास क्या नहीं है, पैसे नहीं है, क्या करने के लिए? केस लड़ने के लिए। तो जो लॉर्डशिप होंगे, जज होंगे, वो उसको प्रोवाइड कराएंगे एक सरकारी वकील, और वो उनकी तरफ से क्या करेगा? उस व्यक्ति की तरफ से केस लड़ेगा जो कि क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर है या कोई अन्य निर्योग्यता के कारण क्या नहीं करा पा रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर होना मतलब पैसा नहीं है उसके पास। समझ में आ गया? ठीक। अगला डीपीएसपी तो बड़ा गजब का आर्टिकल 40, ये तो हमेशा याद रखना है आपने, ये तो यूपीएससी में बार बार पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि ये गांधीयन डीपीएसपी में आता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत जहां पे भी दिखाई दे तो उस पार्ट को, चाहे वो पार्ट 9 हो, चाहे वो आर्टिकल 40 हो, उसको डिटेल में पढ़ना है। तब पार्ट 9 में ये नहीं बोलना कि यार ये तो 243 से 243 ओ तक जा रहे, इतना कौन पढ़ेगा? पूरे पढ़ने पड़ेंगे एक एक करके अगर यूपीएससी करना चाह रहे हो। समझ में आया? ठीक। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज, इसे गांधीयन डीपीएसपी बोलते हैं। जिन डीपीएसपी पर, जिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर गांधी जी के विचारों का प्रभाव दिखता है, उसको गांधीयन डीपीएसपी बोलते हैं। जैसे आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 43 है। कॉटेज इंडस्ट्री की बात करते थे ना गांधी, बोलते थे ना कॉटेज इंडस्ट्री होनी चाहिए। वो तो शिक्षा में भी यही बोलते थे कि ये फालतू ये साहित्य साहित्य क्या पढ़ा रहे हो आप, बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा दो, जिससे क्या हो सके, बच्चा छोटी उम्र में ही सीख जाए करना क्या है। तो हमारी समझ में तो आया नहीं, हम तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ाते रहे, और जापान के बच्चों ने सीख लिया, जापान बन गया विकसित। हम आज भी खुश हो रहे हैं माता पिता कि बच्चा हमारा क्या कर रहा है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, up above the world so white like a diamond in the sky। और क्या क्या बोलते हैं, जॉनी जॉनी यस पापा, हम उसमें खुश हैं। और जापान का बच्चा बचपन से असेंबल कर रहा है, चाइना और आगे निकल गया जापान से। जापान एटिकेट सिखा रहा है, जापान मॉरल वैल्यू सिखा रहा है अपने बच्चों को। 5वीं तक ये सिखा रहा है कि शिक्षक के साथ कैसा व्यवहार करना है, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है, बूढ़े लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, देश का अच्छा नागरिक कैसा बनना है ना। और हम क्या सिखा रहे हैं,
हम उसको मोबाइल पकड़ा दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं रील देख बेटा, वो 5 साल में ही वो सब कुछ सीख जा रहा है जो उसकी अवस्था के लिए ठीक नहीं। समझ में आया? चलो क्या कर सकते हैं। तो भाई जब मैं ये बोलता हूं ना कि क्या कर सकते हैं, तो कृपया पीछे से बोलो कि बहुत कुछ कर सकते हैं, हम चेंज करेंगे, मौन धारण मत करो। चलो जी, ऐसे डीपीएसपी, गांधीयन डीपीएसपी आर्टिकल 46 है, यानी टू प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। गांधी जी ने जितना अस्पृश्यता पर काम किया वो किसने किया? तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए जो बात करता है वो आर्टिकल 46 करता है, वो गांधीयन डीपीएसपी में। आर्टिकल 47 टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। गांधी जी ने तो अपने जितने भी आंदोलन चलाए उसमें बहुत सारे आंदोलनों में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ताड़ी की दुकानों के आगे धरना दो शांतिपूर्ण। ताड़ी मतलब शराब जो होती है। तो आर्टिकल 47 भी यही बोलता है, टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। आर्टिकल 48 यानी टू प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउज एंड अदर मिल्चिंग एनिमल्स। दुधारू जो पशु होते हैं उनके वध को प्रतिषिद्ध करने का बात कहा था गांधी जी। तो गांधीयन डीपीएसपी में आते हैं सारे। समझ में आ गया? तो आर्टिकल 40 भी गांधीयन डीपीएसपी का एक डीपीएसपी है जिसमें ग्राम पंचायतों का संगठन करने का प्रयास करेगा। राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियों और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। यानी द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self government। राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा। तो क्या कदम उठाए राज्य ने? क्या कदम उठाएगा? 1988 में पी थुंगन समिति, कौन सी? पी थुंगन समिति आई। तो 1989 में क्या किया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। राजीव गांधी जी ने पंचायतों में सुधार और सशक्तिकरण में विशेष रुचि ली। उन्होंने क्या किया कि सिंघवी और थुंगन समिति, किस किस की? एक थे डॉक्टर LM सिंघवी समिति 1986 की और एक थी PK थुंगन समिति 1988 की। इन दोनों समिति की रिकमेंडेशन पर, यानी इन दोनों समितियों की सिफारिशों को आधार बनाते हुए 64वां संविधान संशोधन लेके आए और वो विधेयक कहां पर हुआ? लोकसभा में पेश किया गया। लोकसभा ने उसको पारित कर दिया लेकिन राज्यसभा ने उसको नामंजूर कर दिया। तो वाला क्या हो गया? वहां पर गिर गया। फिर क्या हुआ? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। किसके समय में? PV नरसिम्हा राव जी के समय में। कौन सा? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 लाया गया और ये पास हो गया लोकसभा राज्यसभा में। तो ये 73वां संविधान संशोधन 1992 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला और इससे किया क्या गया? इससे संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, पार्ट 9 जोड़ा गया। पार्ट 9 में आर्टिकल 243 से लेकर और 243O तक नए आर्टिकल जुड़े, ABCDEFGHIJK LMNO इतने आर्टिकल जुड़े। साथ में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11th शेड्यूल जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? और उसमें पंचायतों के 29 कार्यों को उल्लेख किया गया कि पंचायतें जो उनके कार्य और शक्तियां हैं उनको दिया गया। तो इतना काम हुआ 73वां संविधान संशोधन। तब जाके ये मान के चले कि विकेंद्रीकरण का बेस्ट एग्जांपल है, पावर्स की जो डिसेंट्रलाइज किया गया उसका बेस्ट एग्जांपल है कि हमने क्या किया कि जितनी भी पंचायतें हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया। तो जो पंचायत होती है वो संवैधानिक संस्था होती है एक तरह से, यानी संविधान में उसका क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में उसका वर्णन दिया गया। इतना समझ में आ गया? आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, यह भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया, पहले बता देता हूं। 41 राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। इसमें बोला था स्टेट शैल विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी के द्वारा कि भाई ठीक है डीपीएसपी में बातें लिखी हुई है, इसको प्रदान करना और ना करना ये राज्य की इच्छा पर है,
पर उस इच्छा के लिए कुछ आधार तो होगा भाई, राज्य देगा कि नहीं देगा, उसको फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। तो उसके लिए साफ साफ लिखा हुआ कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, ये कीवर्ड है। अगर उसके पास सामर्थ्य होगी तो उसको फॉलो करेगा, और सामर्थ्य नहीं होगी तो नहीं करेगा। दूसरा, अगर उसके पास आर्थिक सामर्थ्य, खासकर कौन सी आर्थिक सामर्थ्य होगी, भाई अगर आर्थिक सामर्थ्य होगी तो बेरोजगारी भत्ता देगा आपको, और इतना दे देगा कि यूएस से घूम के आ जाओ आप, या फिर इतना ही देगा कि एक साइकिल पकड़ा देगा, या एक नोट क्या होता है, एक पढ़ने के लिए टैब पकड़ा देगा आपको। भाई विदेशों में इतना बेरोजगारी भत्ता मिलता है कि उस भत्ते पे वो यहाँ घूमने आते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 महीने होटलों में रहते हैं, अच्छा खाते पीते हैं। और हमें तो पहले तो मिलता ही नहीं, अगर मिलता भी है तो इतना ही मिलता है कि कुछ गरीब देशों में घूम सकते हैं, वो भी 2-4 दिन 5 दिन हफ्ते में पैसा खत्म हो जाना, इतना ही तो है। 50-60 हजार 80 हजार इतना ही तो मिलेगा बीएससी एमएससी करने में, कितना मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, कम है। पहले तो वो भी नहीं मिलता था भाई। तो आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, किसकी सीमाओं के भीतर? विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के, और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निशक्तता और अन्य अनहर अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। The state shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provisions for securing the rights to work, to education. अब देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ right to work, right to education, right to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want. तो भाई सीधी सी बात है कि ओल्ड एज में वृद्धावस्था पेंशन लगी, कानून बना, कहां से बना? आर्टिकल 41 को ध्यान में रखते हुए बना। जितनी भी निशक्तता है, जो दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए जो पेंशन आती है निशक्तता की, वो इस आर्टिकल 41 में नहीं आती है। आर्टिकल 41 को ध्यान में रखते हुए विधि बनाई गई, मतलब कानून बनाया गया। समझ में आया? बेकारी के लिए, अब आप बेकार हो, गांव में पड़े हुए, आपके लिए मनरेगा आया, किसको ध्यान में रखते हुए आया? इसको ध्यान में रखते हुए आया। पहले नरेगा था, उसका नाम क्या था? नरेगा। फिर उसका महात्मा गांधी शब्द जोड़ा गया तो मनरेगा हुआ। फिर तो मनरेगा से मिनिमम आपको एक दिहाड़ी मिलती कि नहीं मिलती काम करने की, और कितने दिन का रोजगार मिलता है, कितनी दिहाड़ी मिलती, पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको डिटेल में, तो बताऊंगा मैं आगे लेक्चर्स में, ठीक है? कि वर्तमान में मिनिमम कितना क्या रेम्युनरेशन कितना है उसका, जो काम करेगा, कितने दिन की गारंटी दी गई। गारंटी है, वो कानून नहीं है खाली। मनरेगा एक गारंटी है। क्या है? हाँ। शुरू में क्या किया गया कि खड्डे खुदवाए गए, फिर भरवाए गए, फिर सरकार समझ गई भाई ये तो वेस्टेज ऑफ मनी है। फिर बताया गया विकासात्मक कार्यों में, संरचनात्मक कार्यों में दिखना चाहिए कि काम हुआ है। ये थोड़ा कि आपने सड़क के किनारे खड्डे खुदवाए और फिर उसको भरवा दिया तो हो गया काम, नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको दिखाना पड़ेगा कि ये काम हुआ है और ये इस काम आ रहा है। समझ में आ गया? तो कुछ दशाओं में, अच्छा मैंने बता दिया, जैसे बेकारी में मनरेगा जैसे कार्यक्रम चले, बुढ़ापे में वृद्धावस्था जैसे पेंशन जो है, बीमारी में तो बहुत कुछ देती है सरकार, है ना? एम्स में तो अंडे भी देती है, खाना भी देती है, ये सारी चीजें हैं। निशक्तता में भी बस में फ्री पास देती है, ठीक, और थोड़ा बहुत पेंशन भी देती है। हालांकि उतनी नहीं है कि कोई अपना जीवन निर्वाह कर सके उसमें, या कोई एक सम्मानजनक जीवन जी सके, लेकिन देती है अपनी तरफ से, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है इस देश में, इसलिए दिक्कत है। स्विट्जरलैंड जैसे देश में वहां की सरकार ने कहा भाई प्रॉफिट ज्यादा हो गया हम लोगों को, सबके अकाउंट में हम क्या करते हैं, इतने इतने लाखों डॉलर की बात की उसने, इतना इतना यूरो डाल देते हैं। स्विट्जरलैंड के लोगों ने कहा नहीं भाई हमें नहीं चाहिए, हम अकर्मण्य हो जाएंगे अगर आपने क्या किया। यही अंतर है हमारी सोच में और उनकी सोच में। हमारी सोच में ठीक है बीपीएल को मिल रहा है यार, मिल रहा है, यहाँ तो एपीएल वाला भी लगा हुआ कि कुछ मिल जाए तो बढ़िया है, सरकारी योजना के तहत फ्री में क्या जा रहा कि। लेकिन उन लोगों ने मना किया, उन्होंने कहा अगर आपने हमारे अकाउंट में डाल दिया तो फिर हम अकर्मण्य हो जाएंगे, और एक बार अकर्मण्य हो गए तो फिर बर्डन बन जाएंगे आप पर, इसलिए मत डालिए, अपने पास रखे, कहीं और निवेश कीजिए, हमें नहीं चाहिए।
तो ये होता है क्या, पैटर्न, है ना। तो ये समझ में आ गया होगा आपके। उसके बाद आर्टिकल 42 है भाई, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन टू वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। मैटरनिटी रिलीफ पे तो पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन बना है। यानी काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। काम की न्याय संगत दशाएं होती हैं, कुछ मानवोचित दशाएं होती हैं। मानवोचित दशाओं का मतलब ये यार 8-10 घंटे मानवोचित होता है खाली, कि 10 से 4 की ड्यूटी हो, 10 से 5 की ड्यूटी हो। ये थोड़े कि अफ्रीका के गुलामों की तरह अमेरिका वालों ने अफ्रीका से गुलाम खरीदे, अपने देश में ले गए, उनकी पैरों में चेन बांधी और उनसे 18-18, 19-19 घंटे काम कराया और खाने के बदले इतना ही दिया कि जिंदा रह सके, और लो क्वालिटी फूड जिसे बोलते हैं बचा खुचा दिया उनको। ऐसा ये मानवोचित नहीं है। काम की न्याय संगत दशाएं भी नहीं है। काम की न्याय संगत दशाएं ये होती हैं कि आर्स होते हैं, कुछ छुट्टी का आनंद भी होता है उसमें लगातार काम नहीं कराया जाता, लगातार काम नहीं कराया जाता। तो द स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन टू वर्क फॉर मैटरनिटी रिलीफ। मानवोचित दशाएं, साथ में प्रसूति सहायता का उपबंध। कोई महिला शिशु को जन्म देने वाली है, उसके लिए प्रसूति सहायता का उपबंध करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा, प्रसूति सहायता का उपबंध। तो मैटरनिटी रिलीफ के लिए सरकार ने क्या किया, एक योजना लेके आई, NMBS। डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, और इसको क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, है ना। इसमें क्या है कि अगर पहला बच्चा और दूसरे बच्चे के जन्म पे 26 सप्ताह का क्या दिया जाता है, अवकाश दिया जाता है। तीसरे बच्चे में 12 सप्ताह का अवकाश दिया जाता है। पहले बच्चे में 5,000 रुपए, दूसरे बच्चे में अगर वो लड़की है तो 6,000 रुपए, है ना, ये दिए जाते हैं। इस प्रकार से क्या है कि मैटरनिटी रिलीफ दिया जा रहा है। लेकिन मैंने कहा ये जो NMBS योजना है, स्कीम है, ये आर्टिकल 42 को ध्यान में रखते हुए लाई गई। इतना समझ में आ गया। और 1 अप्रैल 2001 से NMBS को जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यक्रम का भाग भी बना दिया गया। इसका जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यक्रम का भाग बना दिया गया था। इतना समझ में आ गया। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 43, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, यानी 43 लिविंग वेजेस एटसेट्रा फॉर वर्कर। द स्टेट शैल एंडेवर to secure by suitable legislation or economic organization or in any other way to all workers, agricultural, industrial or otherwise, work a living wage, condition of work, ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities, and in particular the state shall endeavor to promote cotton industry or an individual or cooperative basis in rural areas. बड़ा इंपॉर्टेंट, गांधीयन DPSP, गांधीयन, जहां पर कॉटन इंडस्ट्री की बात करेगा वहां पर गांधीयन DPSP। राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं और सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। और विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योग यानी कॉटन इंडस्ट्री, कुटीर उद्योगों को व्यक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। कैसे बढ़ाने का प्रयास करेगा, या तो व्यक्तिक आधार पर या कोऑपरेटिव सहकारी आधार पर। और कोऑपरेटिव के लिए उसने बनाया था पार्ट 9B बनाया था, आर्टिकल 243ZH से लेकर 243ZT तक आर्टिकल डाले थे। हालांकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसको असंवैधानिक कर दिया और बोला कि क्योंकि आपने आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन नहीं लिया इसलिए ये असंवैधानिक। आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन लो, ये संवैधानिक हो जाएगा अपने आप, है ना। तो भाई समझ में आ गया इतना। फिर एक आर्टिकल 43A है, इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें बोला गया पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज,
पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, कर्मकारों का भाग लेना। इसमें बोला गया है कि द स्टेट शैल टेक स्टेप्स बाय सुटेबल legislation or in any other way to secure the participation of workers in the management of undertaking, establishments or other organization engaged in any industry। यानी राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों और अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। इतना समझ में आ गया। फिर आर्टिकल 43B वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 97वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2011 यानी 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें बोला गया सहकारी समिति की अभिवृद्धि, राज्य सहकारी समितियों के ऐच्छिक गठन, स्वायत्त कार्य संपादन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और वृत्तिक प्रबंधन में अभिवृद्धि करने का प्रयास करेगा। यानी प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, autonomous functioning, democratic control and professional management to cooperative societies। और ये ध्यान रखना कि इसके बाद पार्ट 9B जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? पार्ट 9B जोड़ा गया। और पार्ट 9B जोड़ने के लिए क्या करना पड़ा उन्हें? हाँ जी, यही वाला संविधान संशोधन। तो 97वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2011 के द्वारा पार्ट 9B जोड़ा गया। 243ZH से लेकर 243ZT तक नए आर्टिकल डाले गए। लेकिन मैंने कहा क्योंकि इस पार्ट को जोड़ने के लिए आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन नहीं लिया गया, क्योंकि राज्य सूची का विषय था, इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसके कुछ आर्टिकल्स को छोड़कर बाकी सारे आर्टिकल्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लिए। इतना समझ में आ गया? ठीक है। आर्टिकल 44, इससे आप लोग परिचित हो। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने यूसीसी लेके आया, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। यद्यपि उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया है, सरकार के द्वारा जो पारित कानून है, लेकिन उससे पहले ऐसा कौन सा राज्य था जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड था? वो गोवा था। कौन था? गोवा, जिसकी राजधानी कहाँ है? पणजी। किस नदी के तट पर है? हाँ जी, अरे मांडवी नदी के तट पर है भाई। हिंडन कहाँ चले गया? मांडवी कौन सी नदी के किनारे? पणजी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ मांडवी। चेक कर लो एक बार। अगला आर्टिकल है 45, बड़ा इंपॉर्टेंट। इसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें यह बोला गया कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध है ना। प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रंस अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। तो भाई सरकार कानून लाती है, व्यवस्थाएं बनाती है। मैंने आपको बता दिया कि बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है तो उसकी देख रेख सरकारी अस्पताल में या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में होनी शुरू हो जाती है, टीकाकरण शुरू हो जाता है, उससे मस्तिष्क का विकास हो। इसलिए जो क्या प्रेग्नेंट महिला होती है उसको टैबलेट्स देनी स्टार्ट हो जाती है, आयरन टैबलेट्स मिलती है और फॉलिक एसिड अन्य अन्य प्रकार के मिलते हैं, ताकि बच्चे का गर्भ में मस्तिष्क का क्या हो सके, पूर्ण रूप से विकास हो सके। इसलिए आप देख रहे होंगे अब जो नए बच्चे हैं वो कैसे विकसित होके ही जन्म ले रहे हैं, ब्रेन का विकास हो रहा है उनका। फिर साथ में डाइट का ध्यान रखा जाता है। जितने भी ये संस्थाएं होती हैं, कौन सी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होती हैं, कार्यकर्ता होते हैं, ये लोग घर घर जाकर क्या करते हैं, प्रेग्नेंट महिला को गुड़, चना और अन्य जो चीजें देनी होती है वो देते हैं उनके डाइट प्लान के हिसाब से। और फिर जब बच्चा जब तक 6 साल का नहीं हो जाता तो अर्ली चाइल्डहुड केयर, उसको अक्षर ज्ञान कराना, उसको चने जो भी सरकार की तरफ से आया, जो भी WHO की तरफ से आया है वो उसको देते हैं। समझ में आ रहा है? तो किस आर्टिकल का वो कर रहे हैं भाई? आर्टिकल 45 इसका
46 में कहा गया प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शंस, यानी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। एससी, एसटी जन और अन्य दुर्बल वर्ग, यानी क्या लिखा हुआ, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन। ईडब्ल्यूएस ऐसे ही नहीं मिला, अदर वीकर सेक्शन को ध्यान में रखते हुए मिला। ठीक है। द स्टेट शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर एंड एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ अ वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल एंड इन particulars of the scheduled caste and scheduled tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation। राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा करेगा। सभी प्रकार के अन्याय, अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रति सामाजिक अन्याय हुआ कहीं पर, तो उसके लिए कानून है बड़े कठोर, नॉन अवेलेबल वारंट है। अस्पृश्यता या अन्य कोई इस प्रकार की गतिविधि में कोई संलिप्त व्यक्ति है तो उसके विरुद्ध क्या होता है, फिर वारंट कटता है फिर सीधे। तो मैंने कहा सामाजिक अन्याय न हो अनुसूचित जाति जनजाति अदर वीकर सेक्शन का, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का, ठीक है, तो उसके लिए कानून बने हैं, उनका शोषण ना कर सके कोई, और उनकी संरक्षा के लिए भी सरकार ने कानून बनाए हैं आर्टिकल 46 को ध्यान में रखते हुए। कौन कौन से कानून, कौन कौन सी योजनाएं, वो जब हम योजनाएं पढ़ रहे होंगे वहां पे मैं मिला के बताऊंगा आपको। ये आर्टिकल 46 की देन है। अगला आर्टिकल 47, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, यानी पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। The state shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and to improvement of public health as among its primary duties, and in particular the state shall endeavor to bring about prohibition of the consumption, exception for medical purpose of the intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health, which are डिलिट्रियस टू हेल्थ और इंजूरियस टू हेल्थ। डिलिट्रियस भी वही होता है। राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा। पोषाहार स्तर बढ़ाने के लिए गरीब से गरीब व्यक्ति को राशन कार्ड के माध्यम से 2 रुपए किलो और 3 रुपए किलो, 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल, आने वाले समय में दालें, आने वाले समय में अंडा, आने वाले समय में दूध, हो सकता है आने वाले समय में मछली और मांस, आने वाले समय में और क्या क्या होता है भाई, हाँ जी, क्या, हाँ फ्रूट्स, आने वाले समय वेजिटेबल्स, ये सब ऐड होनी है। लेकिन मैंने कहा आर्थिक इसके भीतर, सामर्थ्य के भीतर, जैसे जैसे देश प्रगति करेगा, जैसे जैसे क्या होगा, आर्थिक सामर्थ्य प्राप्त करेगा कोई राज्य, मतलब ये देश, वैसे ही ये चीजें बढ़नी है। बीपीएल जो कार्ड है उनके सामाजिक, उनके क्या पोषाहार स्तर को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा और जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास किया जाएगा। ओपन डेफिकेशन हटाया जाएगा, खुले में शौच जाने की जो प्रवृत्ति है उनको रोका जाएगा। घर घर में शौचालय बनाए जाएंगे, घर घर में हर घर जल योजना लाई जाएगी, घर घर में 1 रुपए में विद्युत कनेक्शन दिया जाएगा, मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा, पक्का फर्श डाला जाएगा, खपरेल की जगह पक्का लेंटर डाला जाएगा। खपरेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खपरेल जो होती है उसकी जगह पक्का लेंटर डाला जाएगा। तो क्या किया जा रहा है भाई, जीवन स्तर को ऊंचा करने का। जो मलिन बस्तियां हैं उनको हटाकर वहां के लोगों को कहाँ फ्लैट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, घर पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिनका निर्माण सरकार करेगी। क्या बोलते हैं उनको, आवास योजना के अंतर्गत बेघर जो लोग होंगे उनको घर प्रदान किए जाए। ठीक है, कोई फुटपाथ पर न सोए इस देश में, कोई फॉरेनर इस देश में यात्रा करते हुए यहाँ की फोटो खींच कर न ले जाए कि हमारे देश में इतनी गरीबी है। ठीक है, कभी था यार, कभी बोलते थे भारत को कि इसका भिखारियों और सफेरों का देश, अब नहीं है। धीरे धीरे क्या कर रहा है, प्रगति कर रहा है। अब बागडोर आप लोगों के हाथों में है। अब आपने क्या करना है, अध्ययन करो,
और इन उच्च पदों पर जाकर इन योजनाओं को इंप्लीमेंट करना आपका काम होगा, ठीक है। या तो फिर अब क्या बोल सकता हूं, जब मैं ऐसे बोलता हूं कि क्या बोल सकता हूं, तो आपको ये आश्वासन देना कि नहीं हम करेंगे, क्या करेंगे, हाँ। चलो जी, तो पोषाहार स्तर मैंने बता दिया। लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का प्रयास करेगा भाई। लोक स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलेगा राज्य जगह जगह, टीकाकरण करवाएगा, पोलियो ड्रॉप पिलवाएगा, फ्री में पिलाएगा। क्या करेगा, बीसीजी, डीपीटी और अन्य प्रकार कई प्रकार के टीके लगवाएगा, बशर्ते कि जब शिशु जन्म से पहले ही वो रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया हो, कहां पर, सरकारी अस्पताल में या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। अब ये नहीं कि आप 50-10 एसी वाला मकान और मर्सिडीज में बैठ के तब सरकारी अस्पताल में जा रहे कि अब मेरे बच्चे पे भी टीका लगाओगे, तब नहीं लगेगा भाई, है ना। साथ में ये प्राथमिक कर्तव्य मानेगा राज्य विशिष्ट या मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के। अब यार हर राज्य तो मादक पेयों का बैन नहीं कर सकता। उत्तराखंड की तो बहुत बड़ी आय जो है वो शराब से आती है, ठेकों से आती है, तो ये तो करने को तो कर सकता है, कोई और कार्य करे, शराब बंद कर दे जैसे गुजरात ने किया। गुजरात में बहुत पहले से शराब बैन है, बिहार ने बैन किया, है ना, गुटखा बैन कर दिया महाराष्ट्र ने, ठीक है। देश में कानून आया कि सार्वजनिक स्थलों पर आप क्या नहीं करोगे, स्मोकिंग नहीं करोगे, क्योंकि पता चला कि स्टडी से पता चला कि सिगरेट पीने वाला उतनी जल्दी नहीं मरता जितना बगल वाला मरता है, पैसिव स्मोकर बोलते हैं उसको। तो सार्वजनिक स्थलों में धूम्रपान निषेध कर दिया गया, सरकार ने कानून बनाया, इसको ध्यान में रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए तो उसने कहा कि यार अगर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों को भी बैन करेगा, औषधीय प्रयोजनों से भिन्न। अब अफीम है, ओपियम है, कफ सिरप जितने होते हैं, जितनी दवाइयां बनती हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां जो हैं, खतरनाक बीमारियां, उनकी दवाई में अफीम यूज होता है, तो भाई अफीम तो उगाया जाएगा, लेकिन किसके लिए, औषधीय प्रयोजनों के लिए। लेकिन अगर आप डोडा लेके बैठ गए, दुकान खोल के बैठ गए, तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा। अफीम आप ऐसे नहीं बेच सकते, समझ में आया। पता चला क्या, आपने चाइना बना दिया। चाइना एक जमाने में पूरा युवा जो था अफीम के नशे में चूड़ वो था डूबा हुआ, खत्म कर दी थी वहां की नस्लें उन्होंने अफीम में। पंजाब को देख लो, हमारे इतना समृद्ध स्टेट है ना, लस्सी पीने वाला स्टेट आज क्या है, चिंता का विषय है। और किसकी नजर लग गई, पाकिस्तान की नजर लग गई, है ना। जैसे प्रायोजित आतंकवाद होता है, वैसे प्रायोजित नशाखोरी भी होती है। चाहता है बगल वाला राज्य की क्या करे, वो उस देश से वो राज्य क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, जहां सबसे समृद्ध, सबसे हट्टे कट्टे नौजवान क्या करते थे, निकलते थे, उनको क्या कर दिया, नशे का आदी बना दिया। और ऐसा नहीं कि कोई कमी थी, खेती थी, बाड़ी थी, सब था, लेकिन एक मानसिकता हमारे देश में कि नौकरी नहीं। अरे भैया नौकरी, जिसका नाम ही नौकरी, जिसमें घर जाने के लिए क्या परमिशन लेनी पड़े, जबकि पता नहीं कितने किले खेत थे और पूर्वजों ने उसी से कमाया था और उससे कमा रहे थे। लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ दुश्मन देशों ने प्रोवाइड करा दिया क्या वहां पर नशा, और वो नशाखोरी वन बाई वन कई परिवारों को बर्बाद कर दी। ठीक है, चिंता का विषय है। वहां की सरकारों को जल्दी से जल्दी, मतलब देखते ही गोली मारने के आदेश, जो नशा बेचते हुए दिखे उसको कैद नहीं करना है, देखते ही गोली मारने के आदेश। नशा बेचते हुए अगर कोई दिखता है तो गोली मार दो। कठोर नियम इस देश में जब जब हुए तब तक लोग सुधरे हैं भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों पर प्रतिबंधित करने का प्रयास करेगा। ठीक, औषधीय प्रयोजनों के लिए उगाई जाएगी अफीम, नार्कोटिक डिपार्टमेंट होगा, वो गिनेगा कितने पोस्ट लगे हैं, उसमें से चीरा होगा, तोला जाएगा, सरकार तोल के ले जाएगी और दवा कंपनियों को देगी। एल्कोहल भी बनेगा, सैनिटाइजर भी बनेंगे उससे, और औषधीय प्रयोजनों में उनका प्रयोग किया जाएगा। लेकिन मैंने कहा कुछ राज्य मजबूर हैं, वो मादक पदार्थों को बैन नहीं कर पा रहे, इसीलिए इस राज्य में हमेशा नारा लगाया, नशा नहीं रोजगार दो। ध्यान दो, किताबें इनकलाब पैदा करती हैं इसलिए लाइब्रेरी नहीं बनती, शराब जो है गुलाम पैदा करती है इसलिए शराब बांटी जाती है। गुलाम बनना है तो करो। अगला 48 भाई, कृषि और पशुपालन का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एंड एनिमल हस्बेंड्री। द स्टेट शैल एंडेवर द ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री
on modern and scientific lines and shall in particular take a step to preserving and improving the breeds and prohibiting the slaughter of cows, calves and other milch and draught cattle। यानी राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछड़ों और अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों का परिरक्षण कर और उनमें सुधार करने के लिए उनके वध को प्रतिषिद्ध करने के लिए कदम उठाएगा। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जितने भी दुधारू पशु हैं, खासकर विशेषकर गाय, उसको क्या करना, काटना मारना क्या है, मना है। लेकिन ये भी बता दूं कि इस देश का, ये देश सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है इस प्रकार के, बीफ का एक्सपोर्टर है ना, मांस का एक्सपोर्टर है। और जितने भी बछड़े हैं, दुधारू पशु हैं, वाहक पशु हैं नस्ल वाले, उनके परिरक्षण, सुधार, उनके वध को प्रतिषिद्ध करने के लिए राज्य क्या करे, कदम उठाएगा। उसके लिए कई कानून हैं, वो आगे पढ़ाऊंगा मैं जब डिटेल पढ़ा रहा हूँ। फिलहाल आर्टिकल 48 है, उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन बन चुका है, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। इसमें साफ साफ बोला गया कि राज्य, क्या बोला गया है, कैसे पता करोगे, डीपीएसपी है, राज्य लिखा हुआ है। अगर आप आर्टिकल 51A के जी में जाएंगे, इसमें वहां पे लिखा हुआ है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंटल इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन ऑफ लिविंग क्रिएचर्स। यानी प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे और उसके संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। अब ये मैच करता है किसके साथ, 48A के साथ। इसमें बोला गया राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो आपने कैसे पहचानना है डीपीएसपी, अगर राज्य लिखा होगा तो डीपीएसपी है, और अगर ऐसा लिखा होगा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है तो वो आर्टिकल 51 कैपिटल ए का स्मॉल जी, 51A का स्मॉल जी में लिखा हुआ है। दोनों लगभग ऐसा है। इसमें लिखा हुआ राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। समझ में आ गया, ठीक है। आर्टिकल 49 प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। कोई जगह राष्ट्रीय महत्व की है या नहीं, इसका निर्णय संसद करेगी। पहला क्वेश्चन तो यही है। कोई स्मारक, संस्मारक, स्थान, वस्तु राष्ट्रीय महत्व की है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगी, संसद करेगी। तो संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक और ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु का यथास्थिति लुंठन, विरूपण, विनाश, अपसारण, व्ययन या निर्यात के से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। इस देश से पता नहीं कितनी मूर्तियां क्या हो चुकी हैं, स्मगल हो चुकी हैं। बुद्ध के मूर्तियां, देवी देवताओं की मूर्तियां, और क्या बोलते हैं, ऐसी ऐसी मूर्तियां। तब राज्य ने क्या किया, बोला भाई कि ये तो राष्ट्रीय महत्व के हैं। इवन आपका रूपकुंड में कई फॉरेनर आते थे पहले, नरकंकाल है वहां, नरकंकालों की भूमि है। वहां पर 8-8 फुट 9-9 फुट लंबे नरकंकाल थे। उनके खोपड़े लेके जाते थे कौन लोग, जर्मन्स लोग, बंगाली लोग। खैर ये बंगाली तो अपने हैं, लेकिन जर्मन्स लोग दूसरे देश में लेके जाते थे। फिर उस पर क्या करते थे, वो रिसर्च करते थे, कौन है, क्या है, कौन है भाई 8 फुट 9 फुट के, है ना। तो बाद में पता चला राजा यशधवल और रानी बल्पा के साथ आए हुए सैनिकों के क्या है। फिर अभी शोध चल ही रहे, अभी पता चल रहे, पता नहीं कहाँ के हैं। कि शोध चला है ना, अभी नया शोध निकल के आया, उसमें रिसर्च चल रही है। तो ऐसे पता नहीं कितनी बुद्ध की प्रतिमाएं, पता नहीं कितने देवी देवताओं की प्रतिमाएं, पता नहीं कितने मंदिरों के जो ध्वंसावशेषों के पार्ट होते हैं वो लेके चले गए लोग बाहर। तो मैंने कहा क्या, इट शैल बी द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट और प्लेस और ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट डिक्लेयर्ड बाय और अंडर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट टू बी ऑफ अ नेशनल इंपॉर्टेंस
फ्रॉम स्पॉयलेशन, डिसफिगरमेंट, डिस्ट्रक्शन, रिमूवल, डिस्पोजल और एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट खासकर ध्यान रखना, एज अ केस में बी, ये सारा का सारा क्या है, मना किया गया है। बोला गया राज्य इनको बचाने का प्रयास करेगा। समझ में आ गया। आर्टिकल 50, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी जुडिशरी के एग्जीक्यूटिव से क्या किया गया, सेपरेट किया गया। द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण बोलते हैं इसको, यानी राज्य की लोक सेवाओं में, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। डिटेल हमने करना ही आगे, फिलहाल इतना याद करो। आर्टिकल 51 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। राज्य यानी द स्टेट शैल एंडेवर, नंबर 1 प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, बी मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, सी foster respect for international law and treaty obligations in the dealing of organized people with one another, D encourage settlement of international disputes by arbitration। यानी ये क्वेश्चन इसलिए बनेगा, 4 ऑप्शन है इसमें, क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कैसे करेगा राज्य, नंबर 1 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, नंबर 2 राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, नंबर 3 संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और नंबर 4 इसमें 51 का नंबर 4 अंतरराष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थतम द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। क्या करेगा, प्रयास करेगा। तो पार्ट 3 और पार्ट 4 में यही अंतर है कि पार्ट 3 में हनन होता है, अगर आपका आप डायरेक्ट आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट, 226 से हाई कोर्ट जा सकते हो। लेकिन पार्ट 4 में कुछ भी लिखा हो, कोई भी गारंटी की बात, गारंटी तो नहीं देता है वैसे ये, तो कोई बात लिखी है और वो आपके साथ नहीं हो रही, तो इसको लेकर आप न्यायालय में नहीं जा सकते, यानी नॉन जस्टिसेबल, न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। पार्ट 4 डॉक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। अब इससे आगे के जो होंगे वो मैं अगले लेक्चर में